आज के जो व्याख्यान के लिए जो विषय विशेषज्ञ हैं उस कड़ी में मैं डॉक्टर अरविंद कुमार महोदय जो सहायक प्राध्यापक हैं जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली से, ये सामाजिक बहिष्करण एवं समावेशी विभाग से संबद्ध हैं और इनके बारे में कुछ बातें जो कही जा सकती है चूंकि अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके कई बुक रिव्यू भी मिलते हैं जिनमें प्रिंट एमॉन्ग अदर्स, और ये एक बाइलिंगुअल ऑथर और पॉलिटिकल कमेंटेटर भी रहे हैं। कई बार ये पार्टिसिपेंट के रूप में नेशनल टेलीविजन न्यूज चैनल पर भी आ चुके हैं, ये उसके पैनल लिस्ट में भी हैं और समय समय पर इन्हें आमंत्रित किया जाता रहा है। मैं इन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा। आज का जो व्याख्यान का विषय है इनके लिए निर्धारित साहित्य एवं सामाजिक विज्ञान में सूत्रों का सवाल। आदरणीय डॉक्टर अरविंद कुमार महोदय। आवाज आ रही है? सामाजिक न्याय की क्रांतिकारी धरती मधेपुरा को सलाम पेश करते हुए लोहिया जी की बात याद आती है कि जर्मनी से एक रिसर्च स्कॉलर जब लोहिया जी के पास आए और पूछा कि समाजवाद के बारे में कुछ बताइए, तो उन्होंने कहा कि किताब में पढ़ी लिखी बातें कुछ तो मैं बता दूंगा, पर समाजवाद सच में क्या होता है, समाजवाद को जिया कैसे जाता है, ये यदि जानना है तो भूपेंद्र बाबू के पास है। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ उनके नाम पर इस कॉलेज में। मेरे हम नाम प्रिंसिपल साहब प्रोफेसर अरविंद कुमार जी कहते हैं साहित्य समाज का आईना होता है। मेरी दोस्त, साथी और अर्धांगिनी इस सेमिनार के संयोजक शेफालिका जी मेरी आईना है और उन्होंने मुझे इस सेमिनार में बुलाया। नाम छूट रहा है, माफ कीजिएगा, अनामिका भी हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं सब लोग, लेकिन कम वक्त में बातें करनी है। बहुत चैलेंजिंग है जब प्रोफेसर वीर भारत तलवार आपके पहले कहें, जिनको सुनते सुनते हम लोग बड़े हुए, उन विमर्शों को उस समय से समझा, लेकिन फिर भी साहित्य के लोगों के बीच बैठा हूँ और मैं अपने आप को समाज विज्ञान का विद्यार्थी मानता हूँ। तो जब आप कभी वार्तालाप करते हैं तो वो लिंगुआ क्या होना चाहिए, वो कौन सी भाषा है। अभी मैं एम्स में भाषण दे रहा था तो मेरे लिए ये चैलेंज हुआ कि डॉक्टर्स के बीच हम सोशल साइंस की बात कैसे करें, पेरियार साहब के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने उसको थियराइज करने की कोशिश की कि शायद अगर हम उसको माइंडस्केप और बॉडीस्केप के फ्रेमवर्क में यदि समझें, तो एम्स के डायरेक्टर साहब भी वहाँ बैठे हुए थे। मैंने कहा कि यदि इस हॉस्पिटल का मॉर्चुरी का स्टाफ, इस हॉस्पिटल के सारे सफाई कर्मचारी अगर 10 दिन के लिए धरना पर बैठ जाए तो आपका ये एम्स नहीं चल पाएगा। यदि आपसे साहित्य वालों से यदि मैं बात करूं समाजशास्त्र की भाषा में, तो मुझे गोपाल गुरु का 2002 में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में लिखा लेख याद आता है। लेख का शीर्षक था हाउ इगैलिटेरियन इज इंडियन सोशल साइंस। और एक वाक्य लिखते हैं, बहुत ही मजबूत वाक्य है, दैट इंडियन सोशल साइंस देयर इज अ पर्निशियस डिवाइड बिटवीन द थियोरेटिकल पंडित एंड द एम्पिरिकल शूद्रास। कहने का यह मतलब कि समाज विज्ञान की दुनिया में
कुछ लोग जो थियरी की बात करते हैं, कुछ लोग जो सिद्धांत करते हैं, कुछ लोग जो सिद्धांत की भाषा में बात करते हैं, वो कुछ ही खास वर्ग से आते हैं, और कुछ खास वर्ग से आने वाले लोग इंपिरिकल काम करते हैं, डेटा कलेक्शन का काम करते हैं। तो सारे डेटा कलेक्शन करके जब आप देंगे तो उसको थियराइज करेंगे, जो विमर्श बनेगा, जो डिस्कोर्स बनेगा, वो कुछ खास लोग करते हैं। और पता है वो खास लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास वो लैंग्वेज होता है। माफ कीजिएगा, पूरी कार्यवाही हिंदी में है, पर बीच बीच में मैं अंग्रेजी का सहारा लूंगा, और इसलिए भी लूंगा क्योंकि अंग्रेजी में ही बात आपकी यूनिवर्सल होती है। सोशल साइंस में एक थ्योरी है, मतलब दो शब्द, यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पर्टिकुलरिज्म। तो यदि मधेपुरा को मैंने सामाजिक न्याय की क्रांति की धरती कहा, तो क्या महाराष्ट्र नहीं है? बिल्कुल है। क्या लैटिन अमेरिका नहीं है? बिल्कुल है। पर आप समझिए कि पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन की बात जब चार्ल्स टेलर कहते हैं 1980 में, और बाद में पॉलिटिक्स ऑफ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करती हैं नैन्सी फ्रेजर 1990s में, तो जेएनयू, सोशल साइंस का मक्का कहा जाने वाला वो विद्यालय, विश्वविद्यालय, अपने को मानता है कि हम तो बहुत थ्योरेटिकल काम कर रहे हैं, और उस पूरे थियरी से एक शब्द गायब है जो आपके लिटरेचर में है, जो आपके साहित्य में है। मैं कुछ किताबें लेकर आया हूं। ये वो किताब है जिसको बाबा साहब ने 1927 में जला दिया था, लेकिन ये हमारे विमर्श का हिस्सा नहीं रहा। आप सबको पता है किताब का नाम है मनुस्मृति। मैं इसको साहित्य ही मानता हूं, कुछ लोग इसको धर्म साहित्य भी मान सकते हैं, उनकी आजादी है। पर कुछ लोगों के धार्मिक भावना भी आहत हो सकती है, उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं, क्योंकि ढेर सारी मेरी भी भावनाएं आहत होती हैं, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां किसी की भावना को आहत करने नहीं आया हूं, पर मैं ये बताने आया हूं कि प्रभात प्रकाशन यदि 2020, 21, 22 में भी इस पुस्तक को छाप रहा है तो इसका क्या रिलेवेंस है। आजादी के दौरान जब ये बात हुई कि बाबा साहब का लिखा हुआ, कल वंदना जी कह रही थी, यदि उनकी मूर्ति लगी तो उनको हम कैसे देखेंगे? हर दिन सुबह सुबह एक अछूत का मुंह देखना पड़ेगा। मेरा सवाल है उस सब, एकदम ठीक कहा वीर भारत तलवार साहब ने, अकरमासी का मतलब, सूत्र का मतलब भी, कमलेश सर बैठे हुए हैं, विद्वान हैं, कबीर साहित्य पर काम किया है, उनको पता होगा कि सूत्र का शब्द का शाब्दिक अर्थ भी बहुत नेगेटिव है। लेकिन यदि नेगेटिव है तो हम उस नेगेटिविटी के साथ खड़ा होना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि हाँ, हम शूद्र हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि साहित्य वालों के साथ मैं आपसे कैसे कनेक्ट करूं, और वीर भारत तलवार साहब जो हमारे शिक्षक रहे हैं, उन्होंने हमारा काम आसान कर दिया। उन्होंने कहा कि शिवाजी शूद्र थे, और यह सच है कि शिवाजी जब राजा बने तो बनारस के पंडितों ने उनका राज्याभिषेक करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो शूद्र जाति में पैदा हुए। इसलिए हमारा जो इतिहास है, हमारा यदि टूटा बिखरा होने का इतिहास है, तो उस इतिहास को हम नहीं भूलेंगे, उस इतिहास के साथ हम खड़े होंगे। और मुझे गुस्सा आता है मलखान सिंह की कविता। कविता इस प्रकार है, मेरी माँ मैला कमाती थी, बाप बेगार करता था, और मैं मेहनताने में मिली जूठन को इकट्ठा करता था, खाता था। आज बदलाव इतना आया है कि जोरू मैला कमाने गई है, बेटा स्कूल गया है, मैं कविता लिख रहा हूं। इस तथ्य को बचपन में ही जान लिया था मैंने कि पढ़ने लिखने से कुजात सुजात नहीं हो जाता, कि पेट और पूंछ में एक गहरा संबंध है, कि पेट के लिए रोटी जरूरी है और रोटी के लिए पूंछ हिलाना उतना ही जरूरी है। इसलिए जब किसी बात पर बेटे को पूंछ तान कर गुर्राते हुए देखता हूं, मुझे गुस्सा आता है, साथ ही डर भी लगता है, क्योंकि गुर्राने का सीधा सपाट अर्थ है बगावत। और बगावत महाजन की रखेल नहीं, जिसे चाहा जो नाम दे दो, रंग दे दो, और ना ही हथेली का पुआ है जिसे मुंह खोलो और गप खा लो।
आजादी की आधी सदी के बाद भी हम गुलाम हैं, पैदाइशी गुलाम। और इस गुलामी से मैं आपको सूत्र शब्द पर फिर से ले जाना चाहता हूं, क्योंकि जैसा बजरंग बिहारी तिवारी जी कह रहे थे कल कि बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 3 गुरु माने, महात्मा बुद्ध, कबीर, संत कबीर, और तीसरे महात्मा फूले। महात्मा फूले के अधूरे काम को भी पूरा करने का कोशिश किया बाबा साहब ने, और शायद इसीलिए 1946 में छपी उनकी किताब Who were the Sudras and how they came to be the 4th Varna of the Indo-Aryan Society, उस किताब में के बिल्कुल प्रीफेस में वो लिखते हैं और मैं पढ़ता हूं, Under the system of Chaturvarna, Sudra is not only placed at the bottom of the gradation, but he is subjected to innumerable ignominies and disabilities, so as to prevent him from rising above the condition fixed for him by law. कानून के तहत है कि वो ऊपर जा ही नहीं सकता है। 1946 में बाबा साहब लिख रहे हैं, इसका मतलब कि तब तक संविधान का काम शुरू हो चुका है, नया संविधान लिखा जाना है, इस पर मनसा तैयार है, लेकिन 46 में वो ये काम कर जाते हैं। हु वर द शूद्रस, क्योंकि अनटचेबल किताब वो पहले लिख गए हैं अछूतों की समस्या को, पर शूद्रों की समस्या पर कौन बात करेगा। और जैसा कि कांचा इलैया कहते हैं कि ज्यादातर शूद्र जो है वो मसल पावर में विश्वास रखते हैं, माइंड पावर में नहीं। अनफॉर्चुनेट है दैट वी हैव नॉट, लॉट ऑफ शूद्रास ऑथर्स हैव नॉट रिटन। अब जो कुछ गिने चुने, जैसे लिटरेचर सर्वे कहते हैं जिसको, उस लिटरेचर सर्वे की यदि मैं बात करूं तो जल्दी जल्दी मैं उन किताबों का नाम गिनाऊं तो 1946 में अंबेडकर की किताब आती है हु वर द शूद्रस। 1980, 81, 82 में शरद पाटिल नाम के साहब हैं महाराष्ट्र में, उनकी किताब आती है शूद्रा दासा, शूद्रा स्लेवरी। एक जलालुल हक साहब हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वो फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन को देखते हैं 1990s में। और दुर्भाग्य है कि, या सौभाग्य भी कह सकते हैं कि 2021 में ये किताब आई, पेंगुइन से छपी है, कांचा इलैया साहब ने ही एडिट की है। टाइटल है हु वर द शूद्रास, विजन फॉर अ न्यू पाथ। इस किताब में मेरा पहला लेख है और लेख का टाइटल मैंने दिया है द नेशन एंड इट्स शूद्रास। अब इस तरीके का टाइटल सोशल साइंस में बड़ा प्रचलित हुआ था। किताब है पार्थ चटर्जी की, टाइटल है द नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट्स। मैं पहले ही फुटनोट में लिखा हूं कि दिस essay of mine, this title is not inspired by Partha Chatterjee's essay, rather it is instigated by Partha Chatterjee's essay। क्योंकि यदि वो नेशन ऑन फ्रैगमेंट्स की बात कर रहे थे तो नेशन एंड आदिवासीज की बात की, जिसकी बात अनुज का बहुत पुख्ते ढंग से यहाँ पर रखा, नेशन एंड इट्स वुमेन की बात की, जिसके बाद कल सुचिता दी और तमाम महिला सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने की, नेशन एंड इट्स आउटकास्ट की बात हुई, जिसको आज के डेट में हम एक्स अनटचेबल्स या दलित कहते हैं। लेकिन इस देश की जो आधी आबादी एक हिसाब से, एक गणना के हिसाब से जो महिला मानते हैं, पर एक जाति जनगणना जो अभी आई, जो सोशलिस्ट पार्टी ने कभी नारा दिया था पिछड़ा पावे 100 में 60 और 63% जो बिहार ने जनगणना करके दिखाया, तो आप समझिए कि आधी आबादी से ज़्यादा या लगभग आधी आबादी तो इस देश का शूद्र है ही। वो शूद्र अपने आप को ना माने, उससे क्या फर्क पड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर को, क्योंकि आप समझिए क्या श्वेत की बात कर रहे थे अनुज अभी, अमेरिका में यदि अनुज ये सोचते लोग कि हम अश्वेत हैं, हम इमिटेट करने लग जाए श्वेत को, क्या उनका कल्याण हो सकता था? नहीं, कोई इमिटेट नहीं करता। ये इस देश का ब्राह्मणवादी समाजशास्त्री था एमएन श्रीनिवास, और हम जानते हैं कि मंडल कमीशन में भी उन्होंने क्या किया, उनका क्या रोल रहा। उन्हीं की थियरी है संस्कृताइजेशन। क्या कहते हैं भाई कि लोग इमिटेट करते हैं। अरे भाई, दुनिया में तो और कहीं किसी ने इमिटेट नहीं किया। एक होता है शासक वर्ग, एक होता है शोषित वर्ग। शोषित कभी भी शासक को इमिटेट नहीं करता, क्योंकि शासक उसके पास वायलेंस करता है। एक ही इमिटेशन वो भी नहीं है, वो प्रोटेस्ट है।
और शायद इस इलाके में भी जो जनेऊ आंदोलन है, मैं इस पर फील्ड वर्क अभी करूंगा इस इलाके में, तो मैं समझने की कोशिश करूंगा कि क्या वो जनेऊ आंदोलन इमिटेशन था या प्रोटेस्ट था। डॉक्टर अंबेडकर की जहां से वो पंक्तियां मैंने छोड़ दी थी, Indeed, until the fifth varna of untouchables came into being, the Sudras were in the eyes of Hindus the lowest of the low. मतलब जब पंचम वर्ण अस्तित्व में आया, उसके पहले शूद्र ही उस हायरार्की में सबसे नीचे थे। अब आज लोग बोलेंगे कि कास्ट और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की भी बहुत सारी थियरी है, मैं भी मानता हूं, पर आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हम ये स्कूल में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में सरकार के तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दें कि द रिलीजियस थियरी ऑफ कास्ट या जो ट्रेडिशनल थियरी ऑफ कास्ट, इसको अब पढ़ाना बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि फूले बहुत पहले ही पूछ चुके थे कि यदि ब्रह्मा के माथे से कोई पैदा हुआ तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ। अब नीतीश कुमार ने आसान कर दिया, आसान भाषा में बात की है सेक्स एजुकेशन के बारे में भी। तो आप बताइए, क्या किसी के माथे में, विज्ञान के भी बहुत सारे छात्र होंगे, हमारे प्रिंसिपल साहब खुद विज्ञान से आते हैं, तो क्या माथे में फर्टिलाइजेशन हो सकता है? तो फिर माथे में कैसे कोई पैदा हुआ? तो ये साइंटिफिक टेम्पर की जरूरत है सूत्रों को, और वो इसलिए भी जरूरत है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं, दिस शोज द नेचर ऑफ व्हाट माइट बी कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ द शूद्रास। If people have no idea about the magnitude of the problem, it is because they have not cared to know what population of Sudras is. अब ये चिंता 1946 में डॉक्टर अंबेडकर को थी, 1951 में नेहरू जी को नहीं। ये लेख मैंने फॉरवर्ड प्रेस में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि कब जानेंगे शूद्र की उनकी आबादी कितनी है। क्या आप जान पाएंगे शूद्र की उनकी आबादी कितनी है? Unfortunately, the census does not show their population separately. तो ये 46 में लिखते हुए कह रहे हैं कि 1931 में सेपरेट कास्ट सेंसस हुआ था, मतलब 31 से जोड़ लीजिए 15 साल, 46, और तब वो कह रहे हैं कि unfortunately the census does not show the population separately, but there is no doubt that excluding the untouchable, the Sudras form 75 to 80% of the Hindus. A treatise which deals with so vast population cannot be considered to be dealing with trivial problems. अब सवाल है एक और, जो बिहार के संदर्भ में जो पसमंदा का सवाल उठा, जो कादरी साहब अली अनवर के मार्फत और मसावत की जंग के मार्फत कमलेश सर भी उठा रहे थे। अब आप ये समझिए कि वो पसमंदा पॉपुलेशन भी कहां से आया? क्या वो नेपाल से आया? क्या वो बांग्लादेश से आया? या यहीं का था? तो उसके भी कन्वर्जन की दो थियरी है, एक द सोल्ट थियरी और एक कन्विक्शन थियरी ऑफ, जिसमें लोग को ये लगा कि हम इस धर्म में पैदा तो हुए, लेकिन उस धर्म में हमें मंदिर जाने की इजाजत नहीं है। तो ऐसा किंवदंती, एक साहब को मैं फील्ड वर्क के दौरान पूछा तो बोला कि भाई क्यों इतने लोग कन्वर्ट हुए? तो शायद ऐसे हमारे समाज के हाशिए का समाज को ये लगा कि कोई एक ऐसा धर्म है जहां राजा और रंग, फिर से मैं किसी खास धर्म की पैरवी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वहां भी अगर वहां भी सब कुछ ठीक ठाक हो जाता तो इम्तियाज साहब को कास्ट एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एमंग इंडियन मुस्लिम किताब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। पर ये एक्सक्लूजन का मामला क्या है, हमारे शूद्र होने का, शूद्रत्व का मामला क्या है, ये यदि सोशल साइंस की दुनिया में यदि ढूंढे तो हमें लगता है कि उसको जानबूझकर एक्सक्लूड किया गया। क्योंकि मैं सामाजिक बहिष्करण सेंटर में आजकल पढ़ाता हूं। हम जब जेएनयू गए थे तो बड़े शौक से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उठाए कि शायद ये किताब हमारे लिबरेशन का मूल किताब बनी। कल बजरंग बिहारी साहब कह रहे थे, दलित पैंथर मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे। ये महज संयोग नहीं है कि मेरा अपना पीएचडी ब्लैक पैंथर्स और दलित पैंथर्स पर ही है,
और मेरे पीएचडी के थीसिस में एनेक्सर के रूप में ब्लैक पैंथर्स का भी मैनिफेस्टो लगा है और दलित पैंथर का भी मैनिफेस्टो लगा है। और मैं बताना चाहता हूं कि दलित पैंथर के मैनिफेस्टो में दलित किसको माना गया, आप उसको पढ़िए। महिलाएं भी दलित हैं, वर्किंग क्लास भी दलित हैं, ट्राइबल्स भी दलित हैं, और अति पिछड़ी जातियां आप जिनको कह रहे हैं। और फिर से कि इस बात से तो कोई इनकार नहीं करेगा, हम खुद कॉलोनियलिज्म के बहुत बड़े क्रिटिक हैं, लेकिन यदि कॉलोनाइजर ने कुछ अच्छी काम की जिसमें कास्ट सेंसस भी मैं मानूंगा, और उससे भी बेहतरीन काम जो मद्रास प्रेसिडेंसी में किया कि आपके पास द्रविडियन मॉडल ऑफ सोशल जस्टिस बना। हम अभी हाल में पेरियार पढ़ रहे हैं, तब हमें पता चला कि 1916-17 के दौर में वहां पर नन ब्राह्मण मैनिफेस्टो लिखा गया। तो नन ब्राह्मण मैनिफेस्टो ने जो कुछ पा लिया, भारतीय संविधान का पहला द फर्स्ट अमेंडमेंट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, थैंक्स टू पेरियार एंड हिज सोशल जस्टिस मूवमेंट, उन्होंने बताया कि हम यदि 50% हैं तो हम शिक्षा और नौकरियों में 50% से कम नहीं रहेंगे। और तभी आर्टिकल 15 और 16 में क्लॉज 4 जुड़ा। ये केवल एक राज्य तमिलनाडु, एक लीडर पेरियार और एक आंदोलन सोशल जस्टिस का आंदोलन था, सेल्फ रेस्पेक्ट का आंदोलन था, जिसने तब पा लिया। और अब भी हम रोना रो रहे हैं इंदिरा साहनी जजमेंट का। इंदिरा साहनी जजमेंट को हमने ठीक से पढ़ा नहीं है, उसी में लिखा है कि दिस माइट बी रूल बट देयर ऑलवेज कैन बी एन एक्सेप्शन बिकॉज वी आर सच अ डाइवर्स कंट्री दैट डिफरेंट पॉकेट्स विल हैव डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। तो इसलिए जो झारखंड में जो बात है कि वहाँ के जो आदिवासी हैं और जो उड़ीसा में है और जो छत्तीसगढ़ में है, वहाँ आप सेम फार्मूला कि 8% आदिवासी का नहीं रख सकते। अभी बिहार में जब ये पता चला कि 15% नहीं 18% या 20% एससी पॉपुलेशन है, 20%, तो उसको 15 से 20 किया गया। तो यदि हिस्टोरिक इनजस्टिस, और इसलिए पेरियार कहते हैं कि सोशल जस्टिस सोशल इनजस्टिस से पैदा होता है। सोशल जस्टिस हवा में पैदा नहीं होता है, सोशल जस्टिस की जरूरत ही इसलिए होती है कि हमारे समाज में सोशल इनजस्टिस है। ढेर सारे लोग हमसे टेलीविजन चैनल पर पूछते थे कि आप आरक्षण का, जाति आधारित आरक्षण का विरोध क्यों करते हैं, समर्थन क्यों करते हैं। हमने बोला क्योंकि बीमारी, और यही मैंने एम्स में भी बोला, यदि बीमारी कैंसर की है तो आप कीमोथेरेपी करते हैं, सर्दी खांसी जुकाम में आप कीमोथेरेपी नहीं करते हैं। तो यदि जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन है तो उसका सोल्यूशन भी जाति आधारित होगा। और मैं बताना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को भी मैंने समर्थन इसलिए किया था, वैचारिक रूप से बहुत चतुराई से किया था, ये कहते हुए कि उसके बाद ढेर सारे लोग ये कहते थे कि जो रिजर्वेशन वाले सिस्टम में आएंगे तो पुल गिर जाएगा, रिजर्वेशन वाले डॉक्टर बनेंगे तो छुरी और ऑपरेशन की सामग्री पेट में छोड़ देंगे। अश्विनी देशपांडे ने बड़ा रिसर्च किया, इंडियन रेलवे के एग्जाम्पल से ये सिद्ध कर दिया कि किसी एफिशिएंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो एफिशिएंसी बढ़ेगी आपकी यदि आप डाइवर्सिटी लाते हैं। मुझे लगता है कि बात लंबी है और एक किताब जो साहित्य के लिए भी मैं छोड़ जाता हूं, एक सवाल, अभी एक आखिरी किताब जो सूत्रों से रिलेटेड है, भारत सूत्रों का होगा, किशन पटनायक, अरविंद मोहन ने इसको एडिट किया है। तो जो मनुस्मृति में सूत्र है, जो वेदों में सूत्र है और जो रामचरितमानस में सूत्र है, अभी आपके मंत्री साहब आएंगे जिनकी वजह से बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, वो सूत्र है। यहाँ मैं डिस्टिंग्विश करना चाहता हूँ कि ये शब्द दो जगह है, एक तो टेक्स्ट में है जिसको सोशल साइंस में हम लोग कहते हैं कि ये टेक्सचुअल है, देयर इज अ टेक्सचुअल मीनिंग ऑफ द सूत्रा एंड देयर इज अ लिव्ड मीनिंग ऑफ अ सूत्रा। तो एक साहब हमारे सोशियोलॉजी के, पता नहीं अभी हैं कि नहीं, मुझे लगा कि लगे हाथ उनका भी जवाब दे दूं, लेकिन मैं सिर्फ उनको ये कह रहा था कि जो लिव्ड मीनिंग ऑफ सूत्रास है, यदि कोई जनेऊ आंदोलन से जनेऊ पहन भी लेता है तो क्या वो क्षत्रिय होता है?
ये मुझे कोई सवाल का जवाब दे दे हाँ, तो मैं संस्कृताइजेशन थियरी श्रीनिवास की मान लूंगा, क्योंकि वो तो कंसेप्चुअल एकदम एनालिटिकल वे में जाएंगे। तो व्हाट इज द रूट वर्ड ऑफ संस्कृताइजेशन, मैंने पूछा, उन्होंने बोला संस्कृत। मैंने बोला मुझे तो संस्कृत नहीं पढ़ना है, मुझे संस्कृत नहीं सीखना है, तो मेरा संस्कृताइजेशन कैसे होगा? जनेऊ पहनने से होगा। तो यदि मैं जनेऊ पहन लिया तो क्या मैं क्षत्रिय हो गया? नहीं हुआ, जो मलखान सिंह ने अपनी कविता में कहा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करने के पहले अंतिम, चूंकि मंडल की धरती भूपेंद्र बाबू के बारे में कुछ एक छोटा जिक्र मैंने कर दिया। पीपी मंडल के बारे में मुझे दुख होता है। हमारे ससुर हैं यहाँ चंद्रशेखर आजाद साहब, वो हमें इस कॉलेज के जो संस्थापक प्रिंसिपल हैं श्याम किशोर बाबू के यहाँ ले गए थे उस दौरान। तो हमने पूछा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट दिल्ली के किसी भी लाइब्रेरी में मिल नहीं रही है और मुझे पढ़ना है, मुझे समझना है, कैसे मदद होगा? तीन मूर्ति में भी नहीं थी और जो भी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है शास्त्री भवन वगैरह में नहीं थी। तो श्यामल बाबू ने ये कहा कि यहाँ केपी रमैया का भी डीएम होते थे। मेरे पास एक कॉपी तो थी, उनको मैंने दी, वो फिर मुझे कभी वापस नहीं मिली। बहरहाल वो लंबा संघर्ष रहा और फाइनली मैं उसकी एक कॉपी लाया और उसके बाद जो मेरा एक लेख छपा है द मंडल कमीशन एंड द मेकिंग ऑफ एन ओबीसी आइडेंटिटी, ये रटलेस से अभी 2022 में किताब छपी है। किताब थोड़ी महंगी है पर आजकल लोग पीडीएफ और लिपजिक में निकाल लेते हैं, तो वो लेख। बहरहाल मंडल कमीशन की इस कहानी के साथ, क्योंकि कविता से बात शुरू की, साहित्य वाले के साथ बैठा हूं, तो इस कहानी को सुना देता हूं और मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मंडल कमीशन में रिपोर्ट में लिखा है, मोहन कम्स फ्रॉम a fairly well-off middle-class family and both his parents are well-educated. He attends one of the good public schools in the city which provides a wide range of extracurricular activities. At home, he has a separate room for himself and is assisted in his studies by both his parents. There is a television and radio set in the house and his father subscribes to a number of magazines. In the choice of his studies, he finally his career, he is continuously guided by his parents and teachers. Most of his friends are of similar background. He is fully aware of the nature of highly competitive world in which he will have to carve a suitable place for himself. Some of his relatives are fairly influential people and they can bank on the right sort of recommendation or push at the right moment. On the other hand, दूसरी कहानी सुनिए। On other hand, Lallu is a village boy and his backward parents occupy a low social position in the village caste hierarchy. His father owned a 4-acre plot of agricultural land. Both his parents are illiterate and his family of 8 lives handled in 2-room hut. Whereas a primary school is located in his village, for his high school he has to walk a distance of nearly 6 kilometers both ways. Keen on pursuing higher studies, he is persuaded by his parents to send him to his uncle at Tehsil headquarters. He never received any guidance regarding the course of studies to be followed or career to be chosen. Most of his friends did not study beyond middle school. He was never exposed to any stimulating cultural environment and completed his college education. His pronunciation is poor, his manners awkward, and he lacks the self-confidence. अब जिस मोहन और लल्लू की बात है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कभी कभी कोई लल्लू लालू बनता है, पर ज़्यादातर लल्लू आपके आसपास उन कामों में ही रह जाते हैं जिनको अक्सर हम बहिष्कृत समझते हैं। बस इन्हीं बातों के साथ कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज द ओनली वे फॉर द लिबरेशन ऑफ शूद्रास। कोई महादेव हमारे ऊपर कृपा नहीं करेगा, हमें पढ़ना होगा और हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए लड़ना होगा। That only remains the final
लिबरेटिंग लाइन। थैंक यू, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य और सामाजिक विज्ञान में सूत्रों का सवाल हमारी पूर्व मान्यताओं, निर्धारित मान्यताओं, हमारे विचारों को उद्वेलित करता हुआ यह व्याख्यान हमें मजबूर करता है। चाहे हमारी मान्यताएं जैसी भी हों, लेकिन हमें जरूर मजबूर करता है कि एक बार विचार करें इस व्याख्यान के संदर्भ में।